तो सेक्शन बी में हम लोग पहुंच गए। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, डायना प्रिपेयर्ड अ केक बाय टू मेथड्स। शी एडेड बेकिंग सोडा टू द केक मिक्सर एंड लेट द मिक्सर स्टैंड फॉर 1 आवर, प्लेसिंग इन ओवन टू बेक। और दूसरे केस में क्या करती है, वो बेकिंग पाउडर डालती है और सेम 1 घंटा छोड़ देती है बिफोर बेकिंग। तो पहले केस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके जो कंटेनर उसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकंड केस में क्या है, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट अलोंग विद टार्टरिक एसिड। अब सेकंड केस में क्या होगा, इसमें बेकिंग पाउडर आपने डाला, सेकंड केस में आपका जो आपका बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज, उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज करेगा, टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह से रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फ्री स्पेस बनाएगा, तो फ्री स्पेस क्या होगा, थोड़ा सा फ्लफी, थोड़ा सा राइज हो जाएगा यहाँ पर। अगर फर्स्ट केस में देखें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं हो रहा, मतलब कोई राइज नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, बेकिंग पाउडर जो केक मिक्सचर है वो राइज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडियम कार्बन with when sodium carbonate react with tartaric acid after mixing this, but there is no production of carbon dioxide, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि वहां टार्टरिक एसिड है ही नहीं। सेकंड, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल सोडियम एटम एंड पॉजिटिव आयन। तो न्यूट्रल सोडियम एटम और पॉजिटिव आयन हम लोग कंपेयर करते हैं। देखो ध्यान से, जब आपको सोडियम प्लस होता है और सोडियम एटम होता है, सोडियम क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन 281। सेकंड केस है सोडियम आयन 2 8। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यही होगा आपका। और आपको पता है कि हर एक एटम और फिर हर एक एटम, किसी भी एलिमेंट का हर एक एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए एप्लीकेबल, बाकी का बाकी क्या होता है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो सोडियम प्लस आयन के पास आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू सोडियम सोडियम मेटल या सोडियम एटम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आपका, हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम एनिमल्स। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एनिमल और प्लांट में कैसे अलग है, 4 रीजन भी देना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर प्लांट में देखेंगे तो डिफ्यूजन जो होता है प्लांट में टू द प्लेस ऑफ एक्शन होता है, जिस प्लेस पे जरूरत है वही प्लेस पे हार्मोन का डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैरिड आउट टू द प्लेस ऑफ एक्शन, यहाँ पर क्या होता है, कैरिड आउट टू द प्लेस ऑफ एक्शन, टू द, यहाँ टू है, कैरिड आउट टू द प्लेस ऑफ एक्शन, किसी ग्लैंड पे रिलीज होता है और ग्लैंड से ब्लड ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है, ब्लड स्ट्रीम से डायरेक्ट किसी जिस प्लेस पे एक्शन होना है उस प्लेस पे चला जाता है। दूसरा क्या है, जो प्लांट का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस पे करता है, हार्मोन पे डिपेंड करता है, जबकि एनिमल्स का है जो नर्व इंपल्स और हार्मोन दोनों पे डिपेंड करता है। प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता नहीं है, जबकि आपका एनिमल के पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड होता है, जैसे कि हो गया आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, जो कि सीक्रेट करता है आपका हार्मोन। यहाँ पर सारे सेल, प्लांट में सारे सेल सीक्रेट करते हैं। प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जबकि एनिमल में आपका वेल डेवलप्ड सिस्टम नर्वस सिस्टम होता है। और अगर डिफरेंस अगर लिखना चाहते हो तो एग्जांपल लिख देना, प्लांट में आपका ऑक्सिन, गिबरेटिन, साइटोकिनिन ये सब रिलीज होता है, जबकि एनिमल्स में आपका एड्रेनलिन, थायरोक्सिन ये सब रिलीज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम लिवर डिजीज एडवाइज टू अवॉइड फैटी एसिड। सही बात है कि लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, आपको बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस क्या करता है, आपके जो फूड है उसको बेसिक मीडियम देता है। अगर बाइल जूस सीक्रेट नहीं होगा तो बेसिक मीडियम नहीं होगा, अगर आप एसिडिक फूड ज्यादा खाओगे तो और एसिडिटी होगा, और इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन पुअर हो जाएगा। सेकंड केस, आपका जो बाइल जूस है वो फैट को भी डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड में, अगर वो नहीं होगा तो आपका फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगला अगला है हेमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऑक्सीजन मोस्ट कैरिड बाय पिगमेंट ऑफ ब्लड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म इन आवर ब्लड। तो आपको पता है कि हेमोग्लोबिन क्या है, हम लोगों का कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, जो कि रेड ब्लड सेल में होता है। हेमोग्लोबिन क्यों कैरी करता है, रीजन ये है कि हेमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, चाहता है ऑक्सीजन के लिए, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हैज हाई एफिनिटी टू वाटर, वो वाटर में ज्यादा इजिली मिक्स हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है हेमोग्लोबिन में अच्छे से जाकर के वो मिक्स हो जाता है, या ऑक्सीजन के साथ वो जाकर अच्छे से चला जाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि हेमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी टू ऑक्सीजन बट कार्बन डाइऑक्साइड हैज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाइट लाइट, बोलता है व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म टू यील्ड स्पेक्ट्रम, द रे ऑफ विच कलर विल शो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन एंड विच वन विल शो लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसको देखते हैं, जैसे प्रिज्म में आप प्रिज्म देखोगे आप कुछ इस तरह का, इसमें व्हाइट लाइट इधर से क्या कर रहा है, हम लोग पास करवा रहे हैं, तो डिस्पर्सन होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा। यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, आपका 7 कलर में ये टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, विव की ओर होता है। और जिसमें कि वायलेट कलर जो होता है सबसे ज्यादा, इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ इसको बोलते हैं, ये स्ट्रेट पाथ जाना था, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से हो गया। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन अगर देखेंगे वायलेट का तो सबसे ज्यादा इन कंपेरिजन टू आपका रेड का सबसे कम होता है। तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, वायलेट हैज लोवेस्ट वेवलेंथ सो मैक्सिमम, और ये क्यों होता है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन।
तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो कम डेविएट करेगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम वो ज्यादा डेविएट करेगा। तो ये रीजन डाल देना है। तो रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, सो लीस्ट एंगल डेविएशन। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ ब्लू कलर रे इज पास थ्रू ग्लास प्रिज्म, व्हाट विल बी द कलर? तो ऑब्वियसली बात है, ब्लू कलर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा, तो जो कलर होगा वो ब्लू होगा। ब्लू कलर कैन नॉट स्प्लिट एनी फर्दर, ओनली व्हाइट लाइट अंडरगोस डिस्पर्सन। सेकंड, अब और में हम लोग आते हैं आपका 26 में आता है, और क्या है, ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ करेक्शन ऑफ मायोपिक आई यूजिंग अ सुटेबल लेंस। अब और में आपका मायोपिक आई का सुटेबल लेंस। चलो बच्चों, अब और पार्ट में आते हैं। myopia is also known as nearsightedness, a person with this defect far point nearer than infinity। draw neat diagram बनाना है to depict image correction myopic eye using suitable lens। अब नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के दिखाना। तो देखो क्या होता है एक्चुअली, तो नियर साइटेडनेस में जो इन्फिनिटी का चीज होता है वो आपका रेटिना पे बनता है, रेटिना से क्या होता है, पहले बनता है। तो इसका फार पॉइंट का अगर हम लोग बात करें तो फार पॉइंट जो होता है लेस देन इन्फिनिटी, फार पॉइंट क्या होता है, वो डिस्टेंस जिस जहां तक हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वो फार पॉइंट होता है। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं यहाँ पर फार पॉइंट इन्फिनिटी से लेस होता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, जो इन्फिनिटी से जो लाइट आ रहा है, कुछ इस तरह से इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, उसको सबसे पहले क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। सबसे पहले डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करने से क्या होगा, जो लाइट है वो लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है। तो रेज फर्स्ट डाइवर्ज टू गो टू लॉन्गर डिस्टेंस। तो इसको सुधारने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे, हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। बस इतना लिख देना, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है study the food web, so you identify write the food chain from food so in which the eagle will receive the highest percentage। हाईएस्ट परसेंटेज का बात करते हैं हम लोग। तो क्या होता है, 10% लॉ है। 10% लॉ अगर हायर लेवल पे जाएंगे तो हम लोग क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही हाईएस्ट। क्या होता है, 10% हमेशा घटते जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड पे आपको इसका मिल जा रहा है। उससे उसके बाद दूसरा में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये हो रहा है फर्स्ट सेकंड, यहाँ से थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, इधर से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, अगर इधर से हम लोग देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे आ रहा है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ग्रास माउथ ईगल, सॉरी ग्रास माउस ईगल शॉर्टेस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म विल बी मोस्ट अफेक्टेड। अब मोस्ट अफेक्टेड कौन होगा, अब आपको पता है कि पेस्टिसाइड ये सब जाते जा रहा है, और हर एक ऑर्गेनिज्म से क्या होते जा रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होते जा रहा है टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, तो बायो। और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा, जो आपका एनर्जी जो ट्रॉपिक लेवल में सबसे हाईयर पर होगा, सबसे वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर देखना सारा साइकिल जाकर के मीट कर रहा है ईगल में, सबसे ज्यादा इफेक्टेड ईगल ही होगा। अगला क्वेश्चन, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द टू केमिकल इक्वेशन गिवन बिलो। दो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, चेक करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम ऑन बोथ साइड, बस इतना ही लिख देना। डी है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट बैलेंस। दोनों में चेक करेंगे कौन सा बैलेंस है। तो आपका देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, पी बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। क्या होता है स्टेप्स में, मेटल को बैलेंस किया, मेटल को बैलेंस करने के बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। नॉन मेटल देख लेंगे बैलेंस हो गया, फिर दोबारा चेक करें कि मेटल बैलेंस्ड है अभी कि नहीं। फिर उसके बाद फिर अगले प्रोसेस में फिर नॉन मेटल दोनों बैलेंस है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को देखते हैं, बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर चेक करेंगे नाइट्रोजन, सॉरी नॉन मेटल और मेटल आपका बैलेंस है कि नहीं। फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर आपका एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर से चेक करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं, नॉन मेटल बैलेंस है कि नहीं, और मेटल बैलेंस। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक आपका ये सीक्वेंस ठीक ना हो। तो सीक्वेंस आपका सीक्वेंसली आपको यही जानना है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखते हैं यहाँ पर कैल्शियम दोनों तरफ एक एक है, बैलेंस्ड है। कैल्शियम क्या मेटल के बाद क्या है हम लोग का, नॉन मेटल। नॉन मेटल में आपका नाइट्रोजन इधर एक है, इधर पे दो है, तो इसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, 2HNO3। उसके बाद फिर देखेंगे नाइट्रोजन बैलेंस्ड है दोनों तरफ, कैल्शियम बैलेंस्ड, पहले मेटल कैल्शियम बैलेंस्ड, फिर नॉन मेटल नाइट्रोजन बैलेंस्ड। फिर देखेंगे ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पर 3 2 6, 6 and 1 7। यहाँ पर देखेंगे 3 2 6, 6 and 2 8। ठीक है, 7 है तो 7 से हम लोग 8 इस तरह से कर दिए। अब देखेंगे हम लोग क्या, 3 2 6 और 2 8 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। फिर देखेंगे हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। कैल्शियम दोनों तरफ बैलेंस है, नाइट्रोजन दोनों तरफ 2 2 बैलेंस है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 8 8 बैलेंस है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, यहाँ पर 2 और 2 4, 2 2 2 4, मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपका ये लिखा हुआ है। अगला आता है आपका 28 नंबर, द थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस आपको पता है, इसमें क्या होता है आपका, एल्युमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या रिलीज होता है आपका, मोल्टेन आयरन रिलीज होता है। ये है आपका थर्माइट प्रोसेस। तो केमिकल इक्वेशन आपका ये है, पूरा अच्छे से एल्यूमिनियम सॉलिड में लेते हैं, Fe2 ऑक्साइड सॉलिड में लेते हैं, आपका मोल्टेन आयरन मिलता है जो कि लिक्विड में होता है, और Al2O3 जो कि सॉलिड में आपका यहाँ पे मिलता है। और ये जो प्रोसेस बोलता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन इंडिकेट्स द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये केमिकल इक्वेशन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो आपका आयरन है वो मोल्टेन स्टेट में, हीट इतना जनरेट हुआ, इतना ज्यादा रिलीज हुआ कि वो जो आयरन है सॉलिड उसको मोल्टेन कर दिया, इतना एबल टू मेल्ट मेटल, यहाँ पर आयरन को तो मेल्ट इतना ज्यादा हीटेबल। तो ये क्या कंफर्म करता है कि जो रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, बोलता है
कि फ्लूइड ए है जो कलरलेस है, कंटेन लेस ऑक्सीजन है, कंटेन लेस प्रोटीन है। बी है कलर्ड है, कंटेन मोर ऑक्सीजन, कंटेन मोर प्रोटीन। तो ये आपका फ्लूइड बी आपका ब्लड में ये सारा चीज खूबियां होता है, और फ्लूइड ए जो है आपका लिम्फ में ये सब होता है। अगला है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड ए। अब लिम्फ का मूवमेंट का हम लोग देखेंगे तो लिम्फ जो मूवमेंट फ्लो करता है वो इंटरसेलुलर स्पेस जो आपका सेल्स होता है, ये सेल इंटरसेलुलर स्पेस, यहाँ पर सेल इंटरसेलुलर, यहाँ पर आपका क्या होता है, लिम्फ होता है। यहाँ से आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाता है, ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरी, और लिम्फेटिक कैपिलरी से फिर लिम्फ वेसल में जाता है, लिम्फ वेसल से फिर फाइनली लार्जर वेन्स में चला जाता है, लार्जर वेन्स में चला जाता है। तो ये है आपका क्या फ्लो चार्ट इसका, इसका लिम्फ का। फिर है अगला, व्हाट रोल डज फ्लूइड ए प्ले इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम ग्लिसरॉल और फैट जो डाइजेस्टेड होता है उसको आपको यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करता है, और फाइनली ब्लड में डिपॉजिट कर देता है। और में देखेंगे हम लोग, टू मेजर फोर्सेस इन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, फोर्स ए ड्राइविंग फोर्स, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे। ए आपका डे में होता है और रात में क्या होता है आपका बी होता है, या फिर आपका ड्यूरिंग ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी। तो ए कौन सा होगा, जो ट्रांसपीरेशन पुल होगा। बी कौन सा है, रूट प्रेशर। ठीक है, अब डिस्क्राइब हाउ, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, जनरेट करता है रूट प्रेशर, रूट ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से रूट प्रेशर जनरेट होता है, उससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है फ्लूइड और अदर आयंस फ्रॉम सॉइल टू प्लांट वस्कुलर टिश्यू। फिर इवापोरेशन जो होता है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है आपका, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन क्या करता है, एक सक्शन बनाता है, वहां पर प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर लो को कंप्लीट करने के लिए नीचे से क्या होता है, वाटर फटाफट ऊपर सक्शन खींचा चला जाता है, तो ये सक्शन क्रिएट करता है कौन, ट्रांसपीरेशन पुल, जिससे वाटर पुल अप होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h इज केप्ट एट पॉइंट P। तो देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई हाइट है, उसका h, ऑब्जेक्ट का हाइट क्या हो गया आपका h, कहाँ पर रखा हुआ, P पे रखा हुआ है। द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इज एच डैश। अब हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपका h दे दिया, हाइट ऑफ इमेज क्या दे दिया आपका h डैश दे दिया। इन द डायग्राम f इज द फोकस, c इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस है, c सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोल रहा है इफ द ऑब्जेक्ट ना मूव टू पॉइंट c, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग c पे रख देंगे, इस जगह पर इस तरह से अगर रख देंगे, तो व्हाट विल द हाइट, आपको पता है जब c पे रखते हैं तो इमेज c पे ही बनता है और सेम हाइट का बनता है, तो h इज इक्वल्स टू h डैश हो जाएगा पहला। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो वही रीजन है आपका, जब सी में रहता है तो सेम हाइट और सब कुछ सेम बनता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, अब आपका फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ दे दिया है आपका क्या 20 सेंटीमीटर, तो ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 40 है, तो ये डिस्टेंस ऑब्वियसली ये जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा यही होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हो जाएगा 30, मतलब आपका एफ दिया है 20 और यू कितना दिया है आपका 30, और दोनों कैसा है, नेगेटिव मिलेंगे क्योंकि सेम साइड ऑफ द मिरर है। तो एफ मिल गया, यू मिल गया, इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो डिस्टेंस आएगा, अब केवल डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन इमेज प्रोड्यूस व्हेन केप्ट एट पी, तो पी पे जो डिस्टेंस आएगा, पी पे मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, और सी पे जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 40 है, तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप 30 ले रहे हो तो आपका आएगा 60, v का जो वैल्यू आएगा -60 आएगा, ठीक है, और जब आप ले रहे हो 40 तो v का जो डिस्टेंस होगा वो आपका आएगा -40। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, फॉर्मूला आप 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u से कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात करते हैं, एक 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर 60 सेंटीमीटर यहाँ पर है, दूसरा कहाँ पे बन रहा है जी 40, दूसरा क्या कहाँ बन रहा है 40 इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो एक यहाँ पे बन रहा है इमेज, एक यहाँ पे बन रहा है, इस इमेज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो 60 माइनस 40 कर देंगे, 60 माइनस 40 मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करता है, a lens form a blurred image of an object on the screen as shown below, what changes would you make to following to form sharp image, क्या चेंज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करेंगे, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नजदीक लेकर के आ जाएंगे भाई, इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आए कि फार पॉइंट को कम कर देंगे थोड़ा सा, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल कर जाएगा कुछ इस तरह से, या करके मीट कर जाएगा, हो जाएगा। ये फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ को हम लोग बढ़ा देंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा जी, फोकल लेंथ को ही हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। दूसरा क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इंक्रीज कर डिक्रीज क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट का साइज, दूसरा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द फोकल लेंथ, ठीक है। सुनीता, अब दूसरा क्या है, और सुनीता इज ऑफ द मैट्रिक्स सजेस्ट हर टू यूज लेंस ऑफ पावर 2 पॉइंट करेक्ट विजन, उसको पावर p इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है जी 2 डायोप्टर, माइनस में वो है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस, आपको पता है नेगेटिव पावर मतलब कौन सा लेंस यूज करना है, हमेशा और हमेशा कॉनकेव, नेगेटिव पावर के लिए आपका कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, p इक्वल्स टू 1/f, अगर p दिया हुआ 2 डायोप्टर 1/f आपको निकालते हैं, f क्या हो जाएगा 1/2,
ठीक है, बस फोकल लेंथ आपको निकल गया, वही माइनस में आएगा। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट जो है आपका 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं, यू दे दिया है आपका कितना 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंथ। अब लेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस तो 2 डायोप्टर, पावर दे दिया आपका 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर का कहने का मतलब क्या, 1/2 मीटर में वो भी। फाइंड द डिस्टेंस वेयर इमेज इज प्रोड्यूस। अब इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u, ये फॉर्मूला। और जो मीटर है उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/2 मीटर कहने का 0.5 सेंटीमीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यू पे हम लोग रख देंगे, माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा आंसर -8.33 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पे इतना आएगा। तो इमेज जो प्रोड्यूस्ड होगा एट 8.33 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज का डिस्टेंस होगा। बस आगे क्वेश्चन नंबर 32। सुनीता हैज टू रिप्लेस द इलेक्ट्रिक प्लग ऑफ हर क्लॉथ आयरन। अब उसको रिप्लेस करना है, तो व्हेन रिमूव द प्लग शी सॉ वेयर देयर तीन, वहां पर 3 तार था, ब्लैक रेड एंड ग्रीन। तो टू विच पिन ऑफ द प्लग शुड कनेक्ट द ग्रीन वायर, किस कहां पर ग्रीन वायर को कनेक्ट करेंगे। तो देखो P R Q पिन है, ठीक है, इसमें एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है। जो ग्रीन होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, तो ये P पे वो कनेक्ट करेगी। दूसरा है टू विच पार्ट ऑफ क्लॉथ आयरन इज ग्रीन वायर कनेक्टेड। तो क्लॉथ आयरन जो किस पार्ट पे, ये क्लॉथ आयरन का जो बेस है, ये पूरा आयरन ऊपर का तो बेस, ये जो बॉडी होता है ना, बॉडी से कनेक्टेड होता है, ताकि वो जितना भी वो जो एक्स्ट्रा जो आपका करंट है वो डायरेक्ट अर्थिंग में चला जाए। अगर कभी भी शॉक लगने के चांसेस है वो अर्थिंग में चला जाए, रेजिस्टेंस लेस हो जाता है, वो चला जाता है अर्थिंग में। क्या है आपका सी स्टेट द फंक्शन ऑफ गेम। फंक्शन ये है कि वो आपको सीवियर शॉक से बचाता है, करंट लगने से बचाता है, रेजिस्टेंस को लो कर देता है, पाथ ऑफ लीकेज करंट होगा। और पार्ट में आते हैं, और पार्ट में बोलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बीच ऑफ 3 कलर्ड वायर विल रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट। अब तीनों कलर में कौन सा कलर को कनेक्ट होगा जो रिजल्ट करेगा शॉर्ट सर्किट पे, तो क्या रेड वायर और ब्लैक वायर। रेड वायर क्या होता है, लाइव वायर होता है जिसको पॉजिटिव इनपुट भी बोलते हैं, और ब्लैक वायर आपका न्यूट्रल वायर होता है जिसको नेगेटिव इनपुट बोलते हैं। जब दोनों कनेक्ट होगा एक्सीडेंटली तब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। अगला है स्टेट वेदर सर्किट इन केस ऑफ, क्या होगा करंट शॉर्ट सर्किट में, गिव अ रीजन। अब जैसे ही कनेक्ट होगा दोनों शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, जो करंट होगा बहुत खतरनाक टाइप से बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इनॉर्मसली बढ़ जाएगा। ये इनॉर्मसली इतना होगा, हीट अप हो जाएगा, फ्यूज हो सकता है वायर, और ब्रेकिंग ऑफ सर्किट भी हो सकता है, ब्रेकिंग कभी कभी आग भी आपका लग सकता है। शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है, जो पाथ ऑफ करंट होता है वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम रहता है। रेजिस्टेंस कम होने का रीजन ये है कि लेंथ कम हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होता है। फैक्टर्स इफेक्टिव में आप लोग पढ़े होंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 33। ओजोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एटमॉस्फेयर। ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। ओजोन फॉर्मेशन जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। तो ओजोन फॉर्मेशन, तो एक्सप्लेन एनर्जी कैसे सन का एनर्जी जो ओजोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो सन का एनर्जी जो होता है, हाई एनर्जी जो होता है, पहले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को किसमें, नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक करता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के आपका ओजोन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई ओजोन फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल कंसीडर्ड पॉल्यूटेंट। क्यों पॉल्यूटेंट के जैसे बोला जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, टॉक्सिक डेडली टू ह्यूमन होता है, और जो हम लोगों के लिए डेडली है वो पॉल्यूटेंट ही कहलाएगा। फिर क्या है, स्टेट एनी टू हेल्थ कॉन्सेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन इन ह्यूमन हेल्थ। ओजोन डिप्लीशन से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, इम्पेयर्ड इम्यूनो सिस्टम, ये सब जो हो सकता है आपको ह्यूमन हेल्थ में ये सब अफेक्ट हो सकता है। थैंक यू।